सभी को नमस्कार। और हम आज आगे की जर्नी शुरू करते हैं। हमने हम्म। टॉपिक शुरू किया हुआ है रिलेशनशिप मास्टरी का, जो कि एक कॉमन प्रॉब्लम है कि हमें रिलेशनशिप के बारे में, उसके कोपिंग मैकेनिज्म के बारे में और उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे प्रॉब्लम को सोल्व करना है, ये सब हम हमारे कहीं भी हम सीख नहीं पाते हैं। तो उसको कैसे हम आगे अब इस विषय में विचार करें, किस किस तरह की समस्याएं आती हैं, कैसे कैसे उनको हैंडल करें। कल हमने एक चर्चा की थी कि नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर की, कि किस किस तरह के लोगों में व्यवहार होते हैं और उनको निभाना कितना मुश्किल हो जाता है। तो उस तरह के लोगों के साथ भी हमें निभाना पड़ता है, कहीं छोड़ के नहीं जा सकते हम लोग। और अगर छोड़ना भी है तो किस तरह से हमें बाउंड्री क्रिएट करना है, वो बाउंड्री क्रिएट करना भी बहुत ही समझदारी के साथ पहले ही बोल के करना पड़ता है। वरना यदि हम ये सोचते रहें चलो ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, ऐसे करते रहें, तो हम अपनी ही जिंदगी को नरक बना के रख लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत से हमें सोचने की बातें आती हैं। तो अगर आपने नहीं सुना हो कल का, तो दोबारा से सुन के देखना, उसमें बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है कि कैसे कैसे बिहेवियर को हम लोग सहन करते रहते हैं। अब उसके बाद बात आती है कि क्या करें, रिलेशनशिप बनाने से पहले कैसे विचार करें, किन किन बातों को सोचें। तो वो एक टॉपिक हो जाता है मैच मेकिंग का। यानी शादी से पहले यदि मैच बनाते वक्त इन बातों का ध्यान रख लिया जाए तो बहुत हद तक शादी को सफल बनाया जा सकता है। ज्यादातर होता ये है कि कुंडली मिलाई जाती है, जन्म के समय जो ग्रह नक्षत्र हैं उनको मिलाया जाता है। परंतु जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, उनका समाज में जिस जिस तरह से उनको सीखने को मिलता है, उसके अकॉर्डिंग या अपने अंदर के संस्कारों के अकॉर्डिंग उनके व्यवहार आगे बनता चला जाता है। कुछ उनके अपने वैल्यूज हैं, अपनी आइडेंटिटीज हैं, कुछ अपना उनका पीआईपी है। वो सारी बातें मैटर करती हैं एक रिश्ते को निभाने में। तो चलिए अब सबसे पहले हम इसी बात की चर्चा करेंगे कि मैच मेकिंग में किन किन बातों का ध्यान रखा जाए। अब जिनकी शादी हो गई है वो उस हिसाब से उसमें मैनेज करेंगे अपनी शादी को, दूसरों का पीआईपी निकाल के, दूसरों का वीए के निकाल के, आइडेंटिटी वैल्यूज को पहचान करके कैसे उनके साथ कोपिंग मैकेनिज्म कर सकते हैं, वो उन चीजों को देखेंगे। और जिनकी शादी नहीं हुई है वो कम से कम शादी से पहले इन बातों को जरूर देख ले, ताकि एक बहुत अच्छी जिंदगी बिताई जा सके। तो इसमें बहुत सारी बातें आएंगी। तो सबसे पहले मैच मेकिंग में हम क्या देखेंगे, पीआईपी। पीआईपी में क्या बताया था, प्री इंस्टॉल्ड पर्सनालिटी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्री इंस्टॉल्ड पर्सनालिटी। ये साइकोलॉजिकल नीड है हर इंसान की। तो आपको याद है क्या, एक बार रिवाइज कर ले कौन कौन सी प्री इंस्टॉल्ड पर्सनालिटी होती है। एक एक करके बोलेंगे। रितु, कौन सी होती है पहली, फटाफट बोल दें बस। 6 पर्सनालिटी बताई थी आपको। हम्म। एक तो गण गण मिलाते हैं, भद्रा मिलाते हैं। नहीं वो नहीं, अब हम वो उसमें तो हम उस साइड में तो जान ही रहे ना। हम तो अच्छा है, मैंने तो एनएलपी सुना एनएल सुना नहीं ना ना। ना कल वाली रिकॉर्डिंग सुनूंगी तब पता ये चलेगा। कल वाली भी नहीं वो है, नीड्स ये की हमने बात कर रही हैं कुसुम पहले मैम। चर्चा की थी कि 6 नीड्स की पीआईपी बात होते कर हैं। रही हैं। नीड की, साइकोलॉजिकल नीड की बात कर रही हूँ। तो उनमें से 6 जो नीड हमने बात की थी, जिसमें सिग्निफिकेंट था, कंट्रीब्यूशन था, लव एंड कनेक्शन था, ग्रोथ माइंडसेट था, और सर्टेनिटी। मैं बोल सर्टेनिटी रही हूँ और और अनसर्टेनिटी था। ये मैंने 6 म्यूट म्यूट किया नहीं, हटाया नहीं था और बोले जा रही और थी, बोले बोले जा जाए। रही थी। अभी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि आप अनम्यूट में भी बोल दोगे, म्यूट में भी बोल दोगे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, आपको याद है, नहीं है तो रिवाइज कर लेना उसको। और बाकी अभी हो भी जाएगा साथ साथ। तो प्री इंस्टॉल्ड नीड्स को आइडेंटिफाई करें। लड़का लड़की शादी करने वाली है तो वो क्या ढूंढ रही होती है, कंफर्ट लाइफ ढूंढ रही होती है। फिर अच्छा घर में अच्छा पैसा वैसा हो, गाड़ी हो, घर हो, कुछ स्ट्रगल ना करना पड़े। आ, अपने मैरिज के अकॉर्डिंग क्या वो कोई एडवेंचरस लाइफ ढूंढ रही है कि कहाँ घूमने जाएंगे, कहाँ कैसे क्या करेंगे। तो ये भी देखना है वो क्या ढूंढ रही है।
उसका अपना नीड क्या है। क्या वो कोई ग्रोथ माइंडसेट पर्सन पर्सन चाहती है कि जहाँ पे सारे पढ़े लिखे हों और उसको भी जॉब करने दें या बिजनेस करने दें, उनका पर्सनल ग्रोथ हो सके। या सिग्निफिकेंट मैच से शादी करना चाह रही है जिसके घर में एक नामी ग्रामी फैमिली हो, बहुत नाम हो, जिसका सिग्निफिकेंट पर्सन जो लीडरशिप क्वालिटी वाले होते हैं। या वो ये चाहती है कि घर में सारे लव एंड कनेक्शन वाले हों तो उससे जो है प्यार से रहें। या वो ये चाहती है कि कंट्रीब्यूशन वाला घर हो, लोग सोसाइटी से कितने कनेक्टेड रहते हैं, कितने दान दक्षिणा में, कितना बाहर समाज का समाज सेवा में रहते हैं। तो पहली चीज ये देखना है कि उस पर्सन की नीड क्या है, प्री इंस्टॉल्ड पर्सनालिटी की नीड क्या है। और एनएलपी इतने दिनों से सीख रहे हो तो ये सब समझ में आ ही गया है कि नीड क्या क्या होती है, तो बहुत आसान हो जाता है। अगर पीआईपी सिग्निफिकेंट है तो वहां पर ये दिक्कत है कि सिग्निफिकेंट ही मैच हो आगे तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है उनका निभाना। क्योंकि सिग्निफिकेंट व्यक्ति को तो खुद को ही अटेंशन चाहिए। अगर दोनों अटेंशन सीकर हो जाएंगे तो फिर दोनों में आपस में झगड़ा ही होगा। तो इस प्रकार का यदि मिलता है तो उसमें फिर ब्रेक लगाने की जरूरत है कि दोनों ही सिग्निफिकेंट है, नहीं निभेगा। अगर लड़का सिग्निफिकेंट है, लड़की लव एंड कनेक्शन की है, तो थोड़ा बेटर होगा। क्योंकि लव एंड कनेक्शन की लड़की है तो वो सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर, क्योंकि वो प्यार से हैंडल करना जानती है, फैमिली को जोड़ के रख सकती है। उसके अंदर सेंस ऑफ रिजिडनेस नहीं होता है। लवन कनेक्शन में ये फायदा है। लड़का लवन कनेक्शन का है तो भी निभा लेता है, लड़की है तो भी निभा लेती है। रिश्ते निभाने में ये जो नीड है ये बहुत बढ़िया होती है। पर सारे एक जैसे तो होते नहीं ना। लड़की सिग्निफिकेंट है, लड़का लवन कनेक्शन है तो भी निभ जाता है। क्योंकि लड़का फिर सहन कर लेता है सारी बातें। कई बार हम देखते हैं ना तो ये कहते हैं कि लड़का ये बड़ा झेलता है। वो झेलता नहीं है, वो खुश होता है उस चीज में, उसकी नीड ही वही है। तो सिग्निफिकेंट और ग्रोथ हो दोनों, एक सिग्निफिकेंट हो एक ग्रोथ लेवल का हो, ग्रोथ माइंडसेट का हो, तो भी उनका ठीक हो सकता है। क्योंकि ग्रोथ दिखाने के लिए भी ग्रोथ को वो देखना चाहता है, उसमें भी अपनी इंपॉर्टेंस समझता है ग्रोथ को भी। हम कितना पैसा कमा रहे हैं, हमारे पास कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन सा घर आ रहा है, क्योंकि ग्रोथ के साथ सिग्निफिकेंट वाला इस प्रकार से अटैच हो जाता है। तो केस टू केस स्टडी करके हम बहुत ही माइक्रो कॉम्बिनेशन में बहुत ही बारीकी से हम आगे बढ़ते हैं, इस चीज के अंदर आगे समझने की कोशिश करते हैं। जितने भी अब ये जो सिग्निफिकेंट वाले हैं, ग्रोथ वाले दो कॉम्बिनेशन है। तो ग्रोथ वाला तो पैसे कमा रहा है, ग्रोथ वाला खूब अपने घर में बहुत ज्यादा तरक्की चाहता होता है, बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा होता है और ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा होता है। और सिग्निफिकेंट अपने आप को शो ऑफ में रहता है, अपने इंपॉर्टेंस बनाए रखने में होता है। तो उसको तो जो पैसा आएगा उसको अच्छे से शो ऑफ करना आता होगा। बहुत सारा, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बहुत सारा गहना जेवर पहन के अपने आप को बड़ा शो ऑफ करते हैं, वो सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटी है, उनको अटेंशन चाहिए। तो वो इस प्रकार से उनका आपस में निभ जाता है कि भी उनको पैसा वैसा धन दौलत काफी मिल जाता है। सिर्फ एक यही चीज से नहीं हम जजमेंट कर पाते हैं, और भी बहुत सारे इसमें अपने डिसीजन लेने के लिए अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है। अब मान लो भी एक बंदा एडवेंचरस है, एक बंदा लव एंड कनेक्शन वाला है। तो एडवेंचरस बंदा हमेशा ये चाहेगा कि नई नई चीजें खोजूं, नए नए जाके सर्च करूं, नए कुछ एडवेंचर करूं। और उधर से जो लव एंड कनेक्शन है वो चाहता है कि भी प्यार से ही बात की जाए। अगर हस्बैंड एडवेंचरस है, वो लव एंड कनेक्शन है, तो वो चाहेगी कि मेरे साथ बैठ के बात करे, मेरे को घुमा के लाए। और उधर से वो चाहेगा कि मैं नए नए काम करूं। तो ऐसे व्यक्ति जो है बाहर की तरफ ज्यादा रुझान रखते हैं, और उनको उस चीज से कोई ज्यादा मतलब नहीं होता है। तो अगर ये बात भी सोच के की जाए कि भी दोनों का मैच इस तरह का ठीक रहेगा नहीं रहेगा, तो बहुत अच्छे से हम पहले से ही सोच सकते हैं। क्योंकि ये जो एडवेंचरस होते हैं ये सीकर्स होते हैं, इनको प्लेजर मिलता है उस चीज में, न्यू न्यू चीजों को करने में। तो बिजनेस में भी ऐसे लोग नए नए काम करते रहते हैं, नए नए प्रैक्टिकल करते रहते हैं, नए नए बिजनेस शुरू करते रहते हैं, ये लोग वहां भी ऐसा करते हैं। तो सबसे ज्यादा डेंजरस तो होता है दोनों का सिग्निफिकेंट होना। दोनों डोमिनेशन में रहेंगे, कॉमन पॉइंट आएगा ही नहीं। और दोनों लव एंड कनेक्शन के होंगे तो भी बहुत बढ़िया होगा, फिर आराम से निभ जाएंगे। दोनों ग्रोथ माइंडसेट के होंगे तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि उनका जो बातचीत का जो सब्जेक्ट होगा वो भी लगभग एक जैसा हो जाता है।
तो इस तरह से ये पीआईपी देख करके भी हम बहुत कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि इनकी कैसी निभेगी। ग्रोथ वाला जो होगा ना इंसान, वो 11 कनेक्शन वाले से ज्यादा बातचीत नहीं करते, क्योंकि उनका बात करने का जो सब्जेक्ट है वो अलग हो जाता है। ग्रोथ वाले का प्यार जताने का तरीका ये है कि मैं अच्छा कमा रहा हूँ, अपने परिवार के लिए ही तो कमा रहा हूँ। और 11 कनेक्शन वाले का होता है वो बातचीत करना, प्यार करना, बातें करना। तो वो इस तरह का होता है, तो उसमें अ, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर ग्रोथ माइंडसेट वाले को ये समझ में आ जाए कि उसकी ये नीड पूरी करनी है तो वो कर सकता है, क्योंकि उसको चाहिए घूमना फिरना, बाग बगीचे, चांद, नदी के किनारे, पहाड़ियां, वहां उसको घूमना पसंद होता है। तो ये पीआईपी में ये चीजें हैं, और ये चीजें मैच मेकिंग के दौरान यदि पहचान लिया जाए, एनएलपी सीखने के बाद दो चार क्वेश्चन से, या आप अपने और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाओगे इस विषय में, तो बहुत जल्दी पता लगा लोगे कि ये किस टाइप का है। कई बार तो देखने से ही पता लग जाएगा कि इसकी नीड ये है, इतनी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। ये तो हुआ पीआईपी चेक करने की बात। दूसरी बात आती है कि हमें वीएके भी देखना है। वीएके से समझे आप क्या है वीएके? विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक। यानी विजुअल देखें हम कि वो किस तरह का अपना वो रखती हैं, परसेप्शन किस तरह के रखती हैं, विजुअल में है कि ऑडिटरी है या काइनेस्थेटिक है। तो अब इसमें समझने की बात यह है कि कैसे हम पता लगेगा ऐसी बातों का। पीआईपी निकालने के बाद हम ये देखेंगे उसका लर्निंग प्रोसेस क्या है, वो कैसे चीजों को परसीव कर रहे हैं, कैसे वो चीजों को समझ रहे हैं, और कैसे उनका मीनिंग निकाल रहे हैं। अब कई लोग क्या है कि देख करके ही बहुत कुछ समझ जाते हैं। विजुअल ज्यादा होगा जिसके अंदर, ये जो विजुअल क्वालिटी वाली ज्यादा जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो देखते ही समझ जाएंगे। वो ये देखेंगे कि किस टाइप के कपड़े पहने हैं, कैसा उन्होंने अपना गेटअप बनाया हुआ है, उनकी गाड़ी है तो वो कैसी है, उसका कलर कैसा है, मोबाइल है उसका कलर कैसा है। तो उनको दिखने में अच्छा चाहिए, वो इस चीज में ज्यादा विश्वास करते हैं। खुद भी वो टिप टॉप बन के रहते हैं, क्योंकि विजुअल ज्यादा बढ़िया है, तो खुद भी वो अपने आप को बहुत मेंटेन करके रखेंगे। और ये व्यू इंडस्ट्री कही जाती है, ऐसे लोग जो है व्यू इंडस्ट्री है, क्योंकि उनके अंदर इमेजिनेशन बहुत अच्छा है, विजुअल क्वालिटी बहुत अच्छी है, वो देख करके जज करने का जो उनके अंदर सेंस है वो बहुत अच्छा होता है। तो ये लोग अगर कहीं जाएंगे ना होटल वगैरह में भी, तो भी सबसे पहले जाते ही व्यू देखेंगे, व्यू कैसा है। कमरे में भी जाएंगे तो सबसे पहले खिड़की खोल के ये देखेंगे बाहर का व्यू कैसा है, उनको उसमें मजा आता है। तो वो इस टाइप के होते हैं। और ये क्या करेंगे, गाड़ी खरीदना होगा तो कलर के यदि फालतू भी पैसे देने पड़ते हो तो पसंद का कलर ही लेंगे। मोबाइल लेने जाएंगे तो भी पसंद का कलर लेंगे, ये नहीं है कि भाई कवर लगा लेंगे और हम अपना काम चला लेंगे, नहीं। अगर पैसे दो चार हजार फालतू भी लग रहे होंगे कलर की वजह से, तो वो खर्च कर देते हैं ये लोग। तो विजुअल में ये बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे, दिखने में चीज कैसी है। तो ये जो इंडस्ट्री है व्यू इंडस्ट्री, इनका इस तरह से होता है। दूसरा पर्सन, ऑडियो क्वालिटी का। जो ऑडियो जिसका बढ़िया है वो क्या है, वो उसको साउंड से ज्यादा कनेक्शन रहता है। वो हमेशा बात करेंगे तो भी करेंगे सुनना जरा, सुनते हो क्या, क्योंकि वो सुनना शब्द को ज्यादा यूज करेंगे और उसी को महसूस करेंगे। विजुअल वाले, देखना जरा, वो ऐसे बोलेंगे। तो ये बोलने में भी वो शब्द आते हैं उनके, जैसे वो कहेंगे सुनना, सुनिए, इस टाइप की बातें करेंगे। उनको बोलना भी पसंद है, सुनना भी पसंद है। और ये तभी पहचान जाते हैं बंदे को जब बंदा बोलना शुरू करता है। उनका बोलने का जो सेंस है वो ज्यादा बढ़िया होता है, वो कॉन्सेप्ट उनमें बहुत ज्यादा होता है। तो और उनको साउंड से डिस्टर्ब भी बहुत जल्दी होते हैं। कोई मान लो हॉर्न से डिस्टर्ब हो रहा है, किसी की साउंड से डिस्टर्ब हो रहा है, इट मीन्स वो ऑडियो क्वालिटी का है, ऑडियो सेंस ज्यादा ध्यान दे रहा है उसका। अब मान लो कोई एक बंदा विजुअल है और वो पढ़ाई कर रहा है मान लीजिए, और साथ में साउंड आ रही है, वो साउंड से उसको कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। अगर कोई विजुअल वाला है ना, जो देख करके ही ज्यादा चीजों को ग्रैस्प कर रहा है, इमेज बना रहा है अपने माइंड में, उसको साउंड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो साउंड वाला है, उसको फिर थोड़ी सी भी साउंड आ गई वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये विजुअल और ऑडियो की बात आ जाती है।
काइनेस्थेटिक में क्या था, फीलिंग, उनको फील होता है, वो क्या कहीं भी जाएंगे तो कहेंगे कितना अच्छा यहाँ पे एनवायरनमेंट है, कैसी अच्छी फीलिंग आ रही है, कैसी अच्छी वाइब्रेशंस है यहाँ की। उनको वो चीज ज्यादा पसंद आ जाती है और उस चीज को वो बहुत जल्दी देख पाते, समझ पाते हैं। तो ये माइक्रो लेवल में जाने के लिए हमें यहाँ तक भी सोचना पड़ता है, अभी विजुअल में ज्यादा ठीक है कि ऑडियो में है या काइनेस्थेटिक में है, किस तरह से है। तो इसका रिलेशनशिप में जो बेस है वो देखें। जो बंदा काइनेस्थेटिक होगा तो वो कैसा दिखाई दे रहा है, कैसा सुनाई दे रहा है ऑडियो में, उसको इससे कोई मतलब नहीं होता, उसको फील अच्छा आना चाहिए। वो ऑडियो विजुअल का ज्यादा नहीं समझता, वो उसको फील अच्छा आना चाहिए। अब जैसे अ, अपने प्राइम मिनिस्टर की बात करें, मनमोहन जी थे, वो क्या थे, ऑडियो थे, वो सुनने में ज्यादा विश्वास करते थे। और अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो भी ज्यादा सुनते बहुत थे, बोलते बहुत थे, उनका भी ऑडियो था। लेकिन अपने जो मोदी जी हैं अब, वो विजुअल हैं, उनको देखना है बहुत कुछ, खुद भी दिखना अच्छा है और अच्छा ही देखना है उन्होंने। अब इसी प्रकार खिलाड़ियों में भी हम देखें तो धोनी के बारे में कहा जाता है ये एडी है। एडी के बारे में हम बात करेंगे, एडी क्या होता है, एडी वाली क्वालिटी क्या है। वो बंदे हमेशा दिमाग चलाता रहता है और बहुत ज्यादा दिमाग चलाते हैं जो एडी वाले हैं, ऑडियो विजुअल काइनेस्थेटिक और एडी। ये एडी वाले जो क्वालिटी के हैं ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल में अपना एनालिसिस करते रहते हैं। तो अब मान लीजिए शादी हो जाती है, ऑडियो वाली लड़की है, हमेशा बात करना पसंद करती है, उस केस में क्या होगा कि वो अपने हस्बैंड को बोलती है, मान लीजिए बोल के वो अपनी एक्सप्रेशन करती है आई लव यू कह करके, और लड़का काइनेस्थेटिक वाला है तो उसको कहना पसंद नहीं है, वो टच से उसको फील कराएगा, हक करेगा या जैसे भी। तो वो उसको उस तरह से एक्सप्रेस करेगा अपने अपनी फीलिंग्स को, हक करके या हाथ पकड़ के, इस तरह से। लेकिन वो बोलेगा नहीं, तो लड़की कहेगी ये क्या हुआ, मैंने आई लव यू बोला लेकिन इसने तो उत्तर ही नहीं दिया। तो यहाँ पे फिर वो ये सोचने लग जाती है कि ये तो वास्तव में हमें प्यार नहीं करता, ये भावनाएं आ जाती है। अगर विजुअल है तो वो ये सोचेगा कि भी एक्सप्रेस करे किसी तरह से, दिखाना चाहिए। वो कहते हैं प्यार बिना दिखाए प्यार का क्या पता चलेगा, मतलब वो एक्सप्रेशन में विश्वास करते हैं। तो अब नीड हम देख लेते हैं, वीए के देख लेते हैं, और इससे फिर क्या है कि हैंडल करना इजी हो जाता है। कोई भी बात वो तो उसमें विजुअल है कि ऑडिटरी है। अब मान लीजिए किसी कोई हस्बैंड है या कोई वाइफ है जो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग नेचर की है, तो वो कोई भी इसके अंदर क्वालिटी हो, विजुअल हो या ऑडियो हो, यदि उसको ये पता है कि उसका पार्टनर जो है वो इस तरह का है, विजुअल है या ऑडिटिव हो, तो मान लीजिए हम ऐसे सोच सकते हैं कि एक विजुअल है और एक ऑडियो है, तो पति ऑडियो वाला है, वो बात करके बताना चाहता है कोई बात, लेकिन वाइफ उसकी विजुअल है। तो वो उसको ये कहेगा भाई देख, मैं बाजार जाऊं तो मेरे साथ चलना पड़ेगा, जो भी आपको पसंद हो ले लेना, क्योंकि मेरे को विजुअल का नहीं पता चलता भी कैसी साड़ी तेरे को पसंद है, कैसा तेरे को कलर पसंद है, अपने आप ही ले लेना। तो ये है विजुअल का जो तरीका है जीने का, वो अलग है, ऑडियो वाले का अलग है, काइनेस्थेटिक वाले का अलग है। विजुअल अलग तरीके से समझाएगा और ऑडियो वाला अलग तरीके से। ये हो गया हमारा वीए के देखना और नीड देखना। तीसरी बात आएगी तो हमें बिलीफ सिस्टम, वैल्यू, आइडेंटिटी, इनको भी देखना पड़ेगा, उसका बिलीफ सिस्टम क्या है। अब बिलीफ सिस्टम जो है, बिलीफ सिस्टम और वैल्यू इन तीनों को समझ जाए और नीड्स को समझ जाए, वीए के को समझ जाए, तो बहुत सारा ब्लूप्रिंट हमारे सामने होता है किसी भी व्यक्ति का। और ये सब हमारे रिलेशनशिप में भी काम आता है, बिजनेस में भी काम आता है। बिलीफ सिस्टम जिस टाइप के घर का उसका परवरिश होगा, जिस टाइप का, चाहे लड़का हो लड़की हो, जिस टाइप के घर में वो रहे हैं, चाइल्डहुड कंडीशनिंग जैसी है उसके हिसाब से उसका सोच बन जाता है, बिलीफ सिस्टम बन जाता है। बचपन से जो कुछ देखा है वो उसके बिलीफ सिस्टम में जरूर आ जाती है बातें। अब जैसे मान लो किसी को गरीब परिवार से है लड़की, गरीबी देखी है, और वो अगले परिवार में जब आएगी तो वो हमेशा ये सोचेगी, पैसा अगर ज्यादा है भी तो वो सोचेगी बचा के रखे, क्योंकि उसने बचपन में वो अभाव देखा हुआ है, तो वो हमेशा सोचे कि बचा के रखे। और लड़का मान लो बस अमीर है शुरू से ही, उसको तो बहुत ज्यादा खर्च करना अच्छा लगता है, और किसी को दान वगैरह देने में भी कोई देर नहीं लगाते हैं वो लोग। तो वो हमेशा ये सोचेगी कि भाई क्या कर रहा है ये,
इतना खर्च क्यों कर रहा है, इतना वेस्ट क्यों कर रहा है, वो हमेशा इस बात से परेशान हो जाएगी। और क्योंकि बिलीफ सिस्टम अलग अलग है दोनों का, चाइल्डहुड कंडीशनिंग से उनका आया हुआ है। और दूसरी बात आइडेंटिटी की आती है, वैल्यू की आती है। आप किस चीज को वैल्यू कर रहे हो उसको लेकर भी थोड़ा हम समझते हैं। किसी के अंदर मान लीजिए ऑनेस्टी वैल्यू है, बहुत ऑनेस्ट है कोई भी, और वो ऑनेस्टी वैल्यू है, तो फिर वो किसी भी प्रकार की बेईमानी को बर्दाश्त नहीं करेगा, चीटिंग को बर्दाश्त नहीं करेगा। चाहे वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो, वो बहुत ईमानदारी में जीना चाहेगी, या अगर पति ऑनेस्ट है तो वो जीना चाहेगा आराम से। दूसरा यदि इसके विपरीत है तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब इसी तरह मान लीजिए ऑनेस्टी वैल्यू में है ही नहीं उसके, ऑनेस्टी को कोई वो ज्यादा महत्व नहीं देते हैं, तो वो किसी को चीट करने के बाद भी गिल्टी फील नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी वैल्यू में ऑनेस्टी नहीं है। यानी यहाँ अच्छा बुरा कुछ नहीं है, यहाँ पे वैल्यूज की बात आ जाती है। अगर कोई पावरफुल बंदा है, किसी को ग्रोथ करना है, और वो किसी को मर्डर करके, मर्डर वगैरह करके करे बिना पैसा कमाता है, खुशी से रहता है, उसको दुख नहीं होता है, यानी ग्रोथ करने वाला बंदा, मान लो ऑनेस्टी नहीं है उसके अंदर, तो वो ऐसा काम भी कर सकता है, गलत काम करके पैसा कमा लेगा, लेकिन उसको दुख नहीं होगा। अगर वो है ऑनेस्टी वैल्यू वाला, तो वो कोई भी गलत काम नहीं करेगा, फिर भी पैसा कमा लेगा। अगर कंफर्टेबल है, उसकी वैल्यू में कंफर्टेबल रहना है, तो वो आराम से जिंदगी बिताएगा, कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगा। सर्टेनिटी वाले बंदे हैं जो कंफर्टेबल रहना चाहते हैं, वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। अब इस बात को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो ये वैल्यूज हैं या जो बिलीफ सिस्टम है हमारे अंदर, जो हमारे अंदर जो बिल्कुल समाई हुई है ये बातें, जो हमसे हटती नहीं है, तुरंत पता चल जाता है कि कौन सा बिलीफ सिस्टम है इसका, कौन सी इसकी वैल्यूज है, कौन सी आइडेंटिटी। अब कितने अपने आप में से अब इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे जो लोग बचपन से नॉन वेज नहीं खाते, वो सारे लोग नहीं खाते हैं। तो जो नहीं खाते हैं वो लोग, उन लोगों के केस में क्या होगा कि उन नॉन वेज को पचाने वाला जो भी अंदर जो बैक्टीरिया है वो बनेगा ही नहीं, तो वो कभी भी नहीं खा पाएंगे। जब भी मान लो बाई चांस कहीं पे ऐसा समय आ गया कि उनको जबरदस्ती कोई दे दे, या कहीं से भी उसके अंदर वो बात आ जाए कि उनको कोई खिला दे गलती से या कोई जानबूझकर, तो तुरंत वॉमिटिंग हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर वो है ही नहीं कि वो खा पाए। बिल्कुल नहीं खाएंगे, उसको उल्टी हो जाएगी। क्यों कि एकदम से पता लग जाएगा कि कोई फॉरेन चीज आ गई अंदर, जिंदगी में कोई देखा ही नहीं जिसने, तो वो नहीं खा पाएंगे। और जिनके घर में खाया जाता है उनके घर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कहीं भी खा सकते हैं कभी। तो ह्यूमन बॉडी जो है इस प्रकार से बहुत ही पावरफुल डिजाइंड है, वैल्यूज के मामले में भी। वैल्यू वगैरह जो है चेंज भी हो सकती हैं कभी, कोई ट्रोमेटिक कंडीशन आ जाए, अचानक कोई ऐसा कुछ आफत आ जाए, ऐसी कोई विपत्ति आ जाए, तो वैल्यू चेंज हो जाती है। अब मान लीजिए वैल्यू है किसी की लव एंड कनेक्शन, प्यार मोहब्बत वफादारी की बातें करते हैं, जिंदगी में बड़े बड़े ऑफर आते हैं, तो वो इस प्यार मोहब्बत के लिए उन ऑफर को ठुकरा देते हैं, उसको नहीं चाहिए क्योंकि वो प्यार से रहना चाहता है। लेकिन लाइफ में मान लो ट्रोमा हो जाता है, कोई भी बहुत बुरी तरह से किसी ने धोखा दे दिया, मान लो लव एंड कनेक्शन में जी रहे थे, किसी ने बहुत ज्यादा धोखा दे दिया, और उसकी लाइफ में एक प्रकार से ट्रोमेटिक कंडीशन आ गई, तो फिर उसका बंदे का वैल्यू चेंज हो जाएगा, और वो फिर ग्रोथ की तरफ जा सकता है, फिर वो वहां से हट जाएगा, वो वैल्यू उसकी लाइफ में नहीं रहेगी, और दूसरी तरफ का वैल्यू बना करके वो जीने लगेगा। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी के बारे में भी जानते हो आप। आइडेंटिटी क्या है? जो हम आई एम के बाद सोचते हैं कि मैं क्या हूँ, वो मैटर करता है। दोनों की कंप्लीटली आइडेंटिटी क्लैश है तो भी हम कुछ नहीं कर सकते, ज्यादा आइडेंटिटी क्लैश होगा तो बहुत डिफिकल्ट है लाइफ में निभाना। पहले आइडेंटिटी क्या क्या होती है इंसान की, अपने आइडेंटिटी पर बात की थी, 5-6 तरह की आइडेंटिटी हमने सोची थी। पहली आइडेंटिटी होमोसेपियन, इंसान की ह्यूमन आइडेंटिटी थी। सेकंड आइडेंटिटी हमने बात की थी जेंडर की। और थर्ड हमने बात की थी नेशन आइडेंटिटी की, फिर रोल आइडेंटिटी की,
कास्ट आइडेंटिटी, रिलीजन आइडेंटिटी, ये सब आइडेंटिटी हैं। और फिर उसके बाद रोल आइडेंटिटी में आ जाता था कि मैं कौन सा रोल अदा कर रहा हूँ, मैं हस्बैंड हूँ, मैं वाइफ हूँ, मैं बच्चा हूँ, मैं माता हूँ, मैं पिता हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ। ये सारी रोल आइडेंटिटी होती है। अब इसमें जो रोल जो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही वो बिहेव करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही उनका वर्क कल्चर होता है। अगर कोई बंदा सीए है और उसको ये कहा जाए कि तुम कोई क्लर्क का काम कर लो, तो वो नहीं कर पाएगा। इसी तरह मान लो कोई पॉलिटिशियन है और उसको काम कोई और सौंप दिया जाए, वो नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से अपने अपने रोल के अकॉर्डिंग लोग काम परफेक्टली करते हैं। रोल के अगेंस्ट कराएंगे तो वो नहीं कर पाएंगे, मैच ही नहीं होगी उनकी आइडेंटिटी के साथ। आइडेंटिटी सबकी इंडिविजुअल है। अगर कोई सेल्समैन की आइडेंटिटी बड़ा है तो वो उसको सेल करने में बिल्कुल नहीं दे रहा है, वो कहीं भी जाके किसी भी घर में जाकर भी चीज बेच के आ सकता है। लेकिन अगर कोई पॉलिटिशियन है उसको कहे कि तुम सेल करके आओ, तो वो नहीं कर सकेगा। तो ये अपने अपने आइडेंटिटी की बात है। अब यहाँ पे और हम देखते हैं आगे, एक कॉमन फैक्टर जब होता है तो वहां पर आइडेंटिटी जो है वो ट्रोमा से अगर आप सरेंडर करते हो, आप कोचिंग कर रहे हो, बहुत से लोगों का वैल्यू सिस्टम थोड़ा चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। वैल्यू सिस्टम चेंज भी होता है अगर आप कहीं कोचिंग इंडस्ट्री में जा रहे हो, तो वहां पर आप अकॉर्डिंगली चेंज होते रहते हो। तो इस प्रकार से जब हम मैच मेकिंग करते हैं तो ये तीन चीजें हमने बात की। और टोटल हमें कितनी चीजें देखनी है? पीआईपी, विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक। और उसके बाद हमने बात की इसकी वैल्यूज की, आइडेंटिटी की, बिलीफ सिस्टम की। वैल्यूज कैसे बन रही हैं, आइडेंटिटी कैसे बन रहे हैं। तो आइडेंटिटी और ये बिलीफ सिस्टम जो है, पापा मम्मी को देख करके, अपने परिवार को देख करके हमारे अंदर प्रायोरिटी में जो वैल्यू आ जाती है, वो हम सारी उम्र अपनी निभाते रहते हैं। अब एक कोई लड़का है जो ये चाहता है कि उसकी लाइफ में पेरेंट्स की बहुत वैल्यू है, पेरेंट्स को वो बहुत ज्यादा महत्व देता है। और दूसरी तरफ यदि ऐसी वाइफ आ जाती है जो अ, उसके बिलीफ सिस्टम के अगेंस्ट बात करे, वो ये ना चाहे कि उसके पेरेंट्स के साथ रहे, वहां पे भी उनकी नहीं निभेगी। अगर वो दोनों ही पेरेंट्स को वैल्यू देने वाले हैं, तो दोनों ही उनका रिस्पेक्ट करने वाले हैं, तो बड़े आराम से निभ जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं आती है। तो कौन किसको कितनी वैल्यू दे रहा है, ये यदि नापना है, तो भी अपने पास एक फार्मूला था, याद है? कि किस फार्मूला से नापते थे हम वैल्यूज को, कौन किसको कितनी वैल्यू देता है? मैम TFSM। TFMS, टाइम, फोकस, मनी और सराउंडिंग। ये नापने का तरीका था। और अभी हमने देखा कि भी किस तरह से हम मैच मेकिंग में हम इन चीजों का यूज करते हैं। एक हम बीच में एक बात आई थी एडी की। एडी वाले को कैसे पहचाने? एडी का जो फुल फॉर्म है वो है ऑडियो डिजिटल। ये भी एक प्रकार की पर्सनैलिटी होती है, ऑडियो डिजिटल। एडी को कैसे जानेंगे? एडी कौन होता है, एडी में कैसी कैसी क्वालिटीज होती हैं? एडी हाईली एनालिटिक है, बहुत ज्यादा एनालिसिस करता है, बाल की खाल निकालने वाला। हर चीज के पीछे एनालिसिस करेंगे, डायग्नोसिस करेंगे। ये लोग जो सुनते हैं, मन मन में उसको दोबारा दोहराते रहते हैं, दोबारा रिपीट करते रहते हैं अपने अंदर अंदर। हाईली लॉजिकल हैं ये लोग। ये आसानी से कोई चीज खरीदते नहीं है, उसका बहुत सर्वे करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तब जाके कोई चीज खरीदेंगे। खुद से ही और ज्यादा मैम बातें। नंबर्स को भी बहुत एग्जैक्ट वो करते हैं ना कि नंबर अगर उनको बोला ना, कभी भी कुछ बोलोगे ना कि कुछ काम हो जाएगा, तो आप बोलोगे थोड़ी देर में हो जाएगा, नहीं उनको नंबर चाहिए। थोड़ी हाँ देर कितनी होती है?
थोड़ी देर कितनी होती है, ये बिल्कुल बिल्कुल क्या, तो बाल की खाल निकालने वाला काम करते हैं ये लोग। ये आसानी से नहीं मानते किसी की बात को, ऐसे ही नहीं स्वीकार कर लेते हैं। एडी वाले बंदे थोड़े टिपिकल होते हैं, खुद से बात ज्यादा करते रहेंगे, अपने आप ऐसा होता है वैसा होता है, अपने अंदर ही अंदर पता नहीं क्या क्या विचारधारा चलती रहती है इनके अंदर। तो ये जो है, कहते हैं संसार में ये है तो थोड़े ही, 8-7% ही होते हैं ये लोग ऐसे, पर ये है बहुत ही मतलब खतरनाक लेवल पे सक्सेस होते हैं ये ऐसे व्यक्ति। और कई जो नहीं होते वो बिल्कुल ही नहीं होते हैं, अगर ये सही लाइन लेकिन में। ऐसे लोग नेगेटिव भी तो हो जाते हैं वही बात है, कि ये नेगेटिव हो हाँ जाते हैं। ये अगर सक्सेस की तरफ चल पड़े ना तो ये बहुत अच्छे लेवल में सक्सेस होते हैं। और यदि हाँ इनको नहीं रास्ता मिला तो ये नेगेटिव भी चले जाते हैं, फिर कुछ भी नहीं हाँ सक्सेस हाँ। कर सकते हैं, ये ऐसा भी है। हम्म हम्म। ये इसके पीछे एक कारण ये है कि ये लोग ना एनालिसिस इतनी ज्यादा करते हैं कि ये ज्ञान को बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं, दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीजों को लेकर के हमेशा सर्च करते रहेंगे, बहुत बुक्स पढ़ते रहेंगे, गूगल में सर्च करते रहेंगे, उनका आंसर ढूंढते रहेंगे, रिसर्च करते रहेंगे, और अपने ग्रुप में हीरो बन के घूमते हैं फिर ये। लेकिन ये सोच से ज्यादा है, मतलब अंधेरा सोचते कर लेंगे, ज्यादा हैं सोच से ज्यादा, ये सोच से ज्यादा बिल्कुल है ये। बिल्कुल ठीक है, हाँ इनके यही क्वालिटी है। एडी से कोई पूछे, कोई आंसर देने के लिए कोई बात उनसे पूछो, तो ये उतना नॉलेज रखते हैं कि तुरंत जवाब भी दे देते हैं। इनको नॉलेज होता है, बहुत ज्यादा रखते हैं ये लोग। और भी मतलब ये लिमिट भी क्रॉस करते हैं नॉलेज के मामले में। तो किसी प्रोफेशनल से मिलने जाएंगे, किसी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट से भी मिलने जाएंगे, उसके बारे में भी बहुत सारा रिसर्च करके जाएंगे। डॉक्टर के पास जाएंगे ना तो भी उस बीमारी का रिसर्च करके जाएंगे, डॉक्टर को भी बताने लग जाएंगे, ये सर मैंने ये ऐसा पढ़ा था, ये होता है, ये होता है, वो होता है। अगर डॉक्टर कह दे कि नहीं ऐसे नहीं है भाई, तो डॉक्टर के साथ भी भिड़ जाएंगे, नहीं सर मैंने देखा, मैंने पढ़ा इसके बारे में। तो इस तरह का नेचर रखते हैं, ज्ञान बांटने में बहुत ज्यादा इनका रहता है। और इंटरनल बहुत बातें करते रहते हैं, इंटरनल बहुत इनके माइंड में थॉट चलते रहते हैं। तो बहुत ज्यादातर चांस ये है कि एडी, ऑडियो डिजिटल, उनको ऐसा रहता है कि लोग काम करना स्टार्ट कर दिया तो फिर उनको रोकना मुश्किल हो जाता है, मानने वाला नहीं है फिर ये, करके ही मानेंगे उसको, क्योंकि ये लोग थोड़े जिद्दी टाइप के होते हैं। हाँ इतना ज्यादा और प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करते हैं कि, और फिर यदि वही बात है, इनको अगर प्रॉपर लाइन मिल गई ना फिर इनका ग्रोथ भी बहुत अच्छा होता है, ब्रेन शार्प होता है, कंटिन्यूअस जो है रीजनिंग करने वाले होते हैं, हर चीज को सिर्फ सोचते हैं, एक्सपर्ट बन जाते हैं, एक्शन कम लेते हैं। ज्ञान ज्ञान इकट्ठा करते हैं, एक्शन बहुत कम ले पाते हैं, लोगों को गाइड अच्छा करते हैं। तो ये इनका यही है, दोनों तरह की बातें हैं, अगर ये प्रोग्रेस करने में लगे तो प्रोग्रेस बहुत ज्यादा होती है, और नहीं मे, तो ये कुछ नहीं। मेरे घर में है ना। एक्सपर्ट तो इतने होते हैं कि नींद में जगा के भी कुछ पूछो तो बता देंगे। मेरे घर में भी है इसीलिए। चाहे नॉलेज में हो चाहे साइंस में हो, इनका ज्ञान ज्यादा होता है उनको। क्या मैं, मेरे घर में है जब तो बता दी मैं आपको। हाँ, और उनको ना हम ये बोल नहीं सकते कि आप ऐसे हो, गुस्सा आ जाएगा इनको। हाँ अगर हाँ मान लो हाँ। हमने अभी इसके इनकी पर्सनैलिटी को आज हमने थोड़ा देखा है, अगर हम ये जज किसी को देख लें, जज कर लें कि ये बंदा ऐसा ही है, अगर उसको कह दिया ना कि तू एडी है, तो गुस्से में आ जाएंगे। तो अपना एनएलपी को यूज करें, समझ लें बस लोगों को कौन कैसा है, उसके डायरेक्ट मुंह पे कहने की कोई जरूरत नहीं है। अपने समझ करके फिर उसको उस तरह से आप जैसे भी उस चीज में आप कोपिंग मैकेनिज्म कर सको वैसे करो। तो कॉन्शियसली जो हम पढ़ाई करते हैं उसका प्रैक्टिस करेंगे सही तरीके से, सही चीजों के लिए। क्योंकि देखो हमारे पास हथियार जब होता है तो उसका हम दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। उस हथियार से मान लो बंदूक है तो गोली मार भी सकते हैं और अपने प्रोटेक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से जब हम कोई भी नॉलेज लेते हैं तो उसका यूज हम दूसरों को सिखाने में भी कर सकते हैं और अपने अपने आप को समझने में भी कर सकते हैं। अब ये जितने भी स्पिरिचुअल गुरु हैं या कोई मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ये जो लोग हैं ये सारे के सारे इस प्रकार की जो चीजें हैं उन सब का यूज करते हैं, हिप्नोटिक लैंग्वेज का यूज करते हैं, और सभी को जो है प्रभावित कर देते हैं। तो इन सबको ये, ये बातें पता है। हाँ, ये सारा करते रहते हैं।
अब ये चीजें इसलिए भी कर रहे होते हैं कि ये एक एंकर का यूज कर रहे होते हैं, बार बार एंकर का यूज कर रहे होते हैं ये, और उस एंकर से हम ट्रिगर होकर के और उस बात को उसी उन्हीं के हिसाब से करने लग जाते हैं। अच्छा, चलिए, अब ये है कि हमने मैच मेकिंग के बारे में भी थोड़ी चर्चा करी है, और रिलेशनशिप के बारे में भी हम 2 दिन से कर रहे हैं। जो भी रिलेशनशिप है या जो भी कोई ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाती है जो हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाए, सहन करना मुश्किल हो जाता है, बाउंड्री क्रिएट करना मुश्किल हो जाता है, तो एक टेक्निक है हमारे यहाँ पे, इसमें एनएलपी में बताई जाती है, एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाना। आज वो टेक्निक भी करेंगे हम, प्रोटेक्टिव शील्ड बनाना। तो प्रोटेक्टिव शील्ड कैसे क्रिएट की जाती है? रिलेशनशिप में आप अगर हर्ट हो जाते हो, किसी का बुरा लग जाता है, तो बहुत मुश्किल होता है फिर उसके साथ निभाना। यहाँ पे हम ऐसा कुछ टेक्निक करेंगे जिसमें अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाएंगे, फिर कोई कुछ भी कहे उसका हमें बुरा ना लगे, उसको हम देख लें कि हाँ ये बोल रहा है, पर उसको हम अपनी शील्ड से अपने तक उसका प्रभाव ना आने दें। इसके लिए एक शील्ड बनाने की बात है। पर्टिकुलर जो ग्रोथ पर्सन होते हैं, ग्रोथ माइंडसेट वाले, उन लोगों को ज्यादा किसी का बुरा नहीं लगता है, वो लोग अपने काम में मगन रहते हैं और सोचते हैं आगे क्या करना, आगे क्या करना। वो ज्यादा चांस ये है किसी बात को पकड़ के नहीं रखते हैं, कोई चीज इमोशनली उनको ज्यादा बुरा नहीं लगता है। और अगर हम सभी को इस प्रकार से, अगर इन बातों से बचना है, तो हमें ये प्रोटेक्टिव शील्ड का जो है अभ्यास करना चाहिए। अभी हम उस चीज को स्टेप बाय स्टेप अभी करेंगे। आप सभी उसके लिए थोड़ा तैयार हों। आप ये ध्यान देना, अब मैं जैसे गाइडेड एक ये आपको टेक्निक बोलती रहूंगी, और उसी तरह से आप इसको करेंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए आपके पास कोई चीज है, आपने प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन के लिए रखी हुई है, तो कोई भी अगर आता है, कोई हमला किसी टाइप का भी करता है, तो आप उसने प्रोटेक्शन वाली चीज को यूज कर सकते हो। तो ये उसी तरह से एक प्रोटेक्शन की शील्ड आज आप अपने चारों तरफ बना सकते हैं, और कभी भी इसका यूज कर सकते हैं। तो आप सभी जो है बैठेंगे अपनी स्पाइन स्ट्रेट करके, बिल्कुल, कीप योर स्पाइन स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट। इस टेक्निक को बोलते हैं बबल टेक्निक। बबल टेक्निक में क्या करना है, आपको एक ट्रांसपेरेंट एक बबल बनाना है, एक बोल बनानी है ट्रांसपेरेंट, उसके अंदर अपने आप को हम बिठाएंगे। तो अभी आप बिल्कुल शांत होकर बैठे, रिलैक्स, और इमेजिन करें कि आपके सामने एक बहुत बड़ी बॉल है, ट्रांसपेरेंट है। उसको इमेजिन कर लें और अपनी आंखें बंद करके बैठ जाएं। श्वासों पे ध्यान दें। ये जो आपने एक ट्रांसपेरेंट बॉल या बबल, बबल की तरह से मान लीजिए कोई बबल है, बुलबुला है पानी का, जैसे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, अंदर सब कुछ उसमें दिख रहा होता है, बहुत ही पतली लेयर होती है। पर यहाँ पे आप उस लेयर को थोड़ा सा थिक भी समझ सकते हैं। और ये लेयर जो है, बबल की जो लेयर है, फुल ऑफ ब्लेसिंग है। ये जो पूरा बबल बना है, ब्लेसिंग से बना है, पॉजिटिविटी से बना है, विजडम से बना है। यू आर कंप्लीटली सेफ, कंफर्ट। इस बबल के अंदर अपने आप को महसूस करें। यू आर सिटिंग इन द इनसाइड द बबल। अपने आप को बबल के अंदर, चारों तरफ एक लेयर, एक शील्ड बन गई है, बहुत बड़ी। ये बबल आपकी हीलिंग के लिए है, आपको ब्लेसिंग के दे रही है, और सब अच्छी अच्छी चीजों से, गुड थिंग्स से बनी हुई है।
This bubble only allow positivity inside and block all the negativity, toxicity, discouragement, सब चीजों को बाहर रखती है, जो भी नेगेटिविटी है, और अंदर सिर्फ पॉजिटिविटी को ही अंदर लेके आती है। बहुत बड़ा इसके अंदर ये इसका क्वालिटी है बबल की, कि अंदर सिर्फ पॉजिटिविटी आएगी, सब चीजें बाहर रह जाएंगी। इमेजिन करें कि आप बबल के अंदर हैं, और अब 4 से 5 फीट दूर कोई व्यक्ति खड़ा है, आप उसे देख रहे हो, उस व्यक्ति को बाहर, बबल के बाहर देख रहे हो, और वो पर्सन आपको जो कुछ बोलता जा रहा है, कुछ भी बोलता जा रहा है नेगेटिव आपके लिए, आप उसे सिर्फ देख रहे हो। उल्टा पुल्टा बोल रहा है लेकिन आप उसे देख रहे हो, क्योंकि उसकी जो भी बातें हैं वो बबल के अंदर आ ही नहीं रही हैं। ये देखो कि वो सारी बातें बाहर से ही लौट रही हैं। आप हंस रहे हो अंदर ही अंदर, मन ही मन बोल रहे हो कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, तुम्हारी पावर, तुम्हारे वर्ड्स का मुझ पर कोई असर नहीं, बिकॉज यू आर इन द ब्लेसिंग पावर ऑफ बबल। अब आप थोड़ा और डीपली इमेजिन करो कि आपको कुछ ना कुछ उल्टा बोल करके, गुस्से में बोल करके प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है, आपके बारे में नेगेटिव बोलता जा रहा है, बोलता ही जा रहा है। और आपकी तरफ उसकी जो आवाज है, गोली की तरफ, गोली की तरह आपकी बबल के पास आ रही है, लेकिन गोली की तरह से बबल से टच कर रही है। आपको साउंड भी आया थोड़ा सा, जैसे बबल के बाहर टिक से कोई आवाज आई, साउंड को सुने, और वो साउंड नीचे गिर गई, टकराई और नीचे गिर गई। जो भी बोल रहा है वो उसके मुख से निकलकर गोली की तरह बबल से टकरा कर नीचे गिरता जा रहा है। और बबल इज फुल ऑफ ब्लेसिंग, फुल ऑफ पॉजिटिविटी, हर आवाज नीचे गिरती जा रही है, कोई उसका असर नहीं है। रिलैक्स रहें, शोल्डर स्ट्रेट, रिलैक्स, जस्ट बी विद योर सेल्फ। इस बॉल को दोबारा देखें, एक्सपेंड होता हुआ, इट्स गिविंग मोर ऑक्सीजन। जैसे हिमालय में जाएंगे तो सडन स्टार्ट फीलिंग बेटर, बिकॉज ऑफ द लेवल ऑफ ऑक्सीजन, बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट। यहाँ कोई पोल्यूशन नहीं है, और फीलिंग है बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी का, बहुत ज्यादा पीस का। इस बबल में फुल ऑफ ऑक्सीजन, ब्लेसिंग, इतना शांति जितना किसी चर्च या मंदिर में हम जाते हैं, रिलीजियस प्लेस पे हम जाते हैं तो हम उसको फील करते हैं। अपने आप को स्माइल करता हुआ फील करें, just because everyone is trying to do anything and you are not being affected। कोई कुछ करने की कोशिश करे, आप पर कोई असर नहीं हो रहा है, कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं आ रहा है, किसी का कोई शब्द आपको प्रभावित नहीं कर रहा है। यू हैव गेन सो मच पावर, यू हैव गेन सो मच पावर। स्माइलिंग, स्माइलिंग फेस। अब आप अपने फोरहेड पे अपना ध्यान लेके जाएं, आप देखें कि आपका फोरहेड भी स्माइलिंग है। अपने आप को देखें, आपका हर ऑर्गन स्माइलिंग कर रहा है। आपके शोल्डर्स पर स्माइल है, आपकी बॉडी पार्ट्स पर स्माइल है, आपके अंदर में स्माइल है, आपके हार्ट में, आपके लंग्स में, स्टमक में, गट फीलिंग में, सभी में फील करते जाएं।
आपका रोम रोम स्माइल कर रहा है। ये बबल प्रोटेक्टिव शील्ड है। दिस इज डेवलपिंग इम्यूनिटी इन योर बॉडी। अब आप अपना नाम बोलेंगे और बोलेंगे आई एम ब्लेस्ड। जैसे मैं बोलूं, आई एम सुदेश शर्मा, आई एम ब्लेस्ड। आप 11 टाइम्स बोलेंगे, आई एम सुदेश शर्मा, आई एम ब्लेस्ड। 11 टाइम्स आई एम सुदेश शर्मा, आई एम ब्लेस्ड। आप अपना नाम बोलेंगे, आप ब्लेस्ड हो, आप प्रोटेक्टेड हो। आई एम सुदेश शर्मा, आई एम ब्लेस्ड। बोलते रहें, आई एम सुदेश शर्मा, आई एम ब्लेस्ड। I am gaining blessings, strength, positivity, happiness, peace, strength. Feel the strength. Repeat the words. I am Sudesh Sharma. I am blessed. I am peaceful. I am powerful. And now relax. Relax, and slowly you can open your eyes, open your hands. आपका ये प्रोटेक्टिव शील्ड बन गया है। आपको बार बार नहीं बनाना है। इससे ब्लेसिंग और हीलिंग सब कुछ आपके पास है। जब भी जरूरत हो, अपने चारों तरफ ही बबल की शील्ड बना लेना। आपको किसी की बात का अंदर तक असर नहीं होगा, और जो भी बातें हैं बाहर से ही लौट जाएंगी। ये शील्ड अपने चारों तरफ जितनी बड़ी, जितनी मजबूत बना सकते हैं, उतनी बना के रखें। Now come to the normal position. चलिए, अभी थोड़ा नॉर्मल होकर के ये बताएं कि क्या फील कर पाए। नहीं, अच्छा लगा। जैसे जैसे आपने बोला ना, जैसे हाँ लगा सही में सील बन रही है, उसके अंदर हम बैठे हुए हैं। हाँ, ये सील बन गई है। ये यही कहा था सर ने भी कि एक बार बन गई चारों तरफ, ये जब भी आप याद करोगे तभी आपके चारों तरफ बन जाएगी। इससे मतलब आप, एक तो ना ऐसे लगा जैसे, मतलब ना, वाइट वाइट लाइट आ रही है और जा रही है, आ रही है और जा रही है। हाँ, बस इस चीज को फील किया, अच्छा किया। और ये हमेशा अपने साथ ही रखें, बस अपने आप को नेगेटिविटी से बचाने के लिए। ठीक है। और रितु, आपका क्या है अनुभव? हाँ मैम, अच्छा लग रहा था जब आप बोले थे, पर कुछ हुआ नहीं फिर। हाँ बस ठीक है, यही है, हम बस उस शील्ड के अंदर है, अपना प्रोटेक्शन शील्ड है ये, बस इस बात का ध्यान रखना है। अभी आप इसका प्रैक्टिकल भी देख सकते हो करके। किसी से बात करोगे, जो भी आपको कभी भी इरिटेट करता है या नेगेटिव बोलता है, उससे बात करके देखना। और उससे जब बात करोगे, वो फिर वैसी ही बातें बोलेगा जो पहले बोलते रहते होंगे। तो फिर आप अपने आप को ये देखोगे कि आप फील नहीं कर पा रहे हो, आप पे असर नहीं हो रहा। वो बोल रहे हैं, बोलने दो, वो बाहर ही लौट के जा रहे हैं। ये है तो उस तरह की सी बातें, जैसे मैं अभी को रिलेट कर पा रही हूँ कि जैसे महात्मा बुद्ध को कोई गालियां बक रहे थे, तो उनके जो साथी शिष्य ने क्या कहा था कि ये इतनी गालियां बक रहे हैं, आप पर असर नहीं हो रहा। तो उन्होंने क्या कहा था, भाई मैं रिसीव ही नहीं कर रहा। अगर कोई गिफ्ट देने आए और आप रिसीव ना करो तो वो वापस ही लेके जाएगा ना। तो यही बात है भाई, वो भेज रहा है, हम रिसीव नहीं कर रहे। ये स्थिति थोड़ी अच्छी स्थिति है, ऊंची स्थिति है। और ये थोड़ा सा समझदारी से अलर्ट रह करके हम बनाए तो बन सकती है। हम किसी की बातों को ज्यादा दिल तक ना लेके जाएं। ये समझे कि उसकी बुद्धि में जो था उसने बोला, और उसको हम अपने ऊपर क्यों असर लाने दें। तो थोड़ा सा हम अपने आप का बचाव कर सकते हैं।
आपने 2-3 चीजें बोली थी ना, आई एम पावरफुल, आई एम सेफ, क्या क्या बोला था आपने? हाँ, मैंने ऐसे ही बोला था, आई एम पावरफुल, आई एम ब्लेस्ड, आई एम पीसफुल, आई एम पॉजिटिव, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम बिंदास, कोई हेजिटेशन नहीं है। तो हर प्रकार से ये टेक्निक, आपकी प्रोटेक्टिव शील्ड आपके पास हमेशा साथ है। जब भी कोई ऐसी कोई स्थिति आए तो अपना फट से ओपन कर दें अपने बबल को, और उसके अंदर प्रोटेक्टेड फील करें। मैम बाकी जो लोग नहीं आए उनका कैसे होगा ये? ये अभी देखो इसमें वीडियो में तो बन ही गया है, और करवा हम्म। दूंगी किसी दिन। हम ये टेक्निक्स जो है एक दिन हम रिवाइज कर लेंगे सारी, कोई बात नहीं है। देखो, मतलब वीडियो में करने से जो आपने सामने कराया ना, उससे बड़ा अंतर होता है। ये बहुत वाकई अंतर होता है, क्योंकि उसमें हम हाँ एक दूसरे के सामने हैं और एक रिजोनेट कर पा रहे हैं, एक दूसरे को फील कर पा रहे हैं। इस वक्त ये फर्क होता है इन हाँ चीजों अभी जी, हाँ जी, भावना हाँ दी, जी। उर्वशी और और वैसे वो है, शशि गुप्ता रूपा। जी हैं, में। रूपा हाँ। हैं, ऐसे तो बहुत जने नहीं हाँ, आए। कोई बात नहीं, आ पाए तो उनकी भी अपनी मजबूरी होंगी, कोई बात नहीं। हाँ नहीं, वो एक दिन और कर लेंगे, फिर बीच में हाँ, कोई फिर ऐसी कर दिक्कत नहीं लेंगे, थी। ऐसा हाँ नहीं। मैं खुद भी सोच रही थी, जितनी भी टेक्निक हम करते जा रहे हैं उनका एक अलग से फोल्डर बना करके मैं सारी उसमें लिख लूं और वो शेयर कर दूं आपके साथ, बस इतना कर लूंगी। और यदि उनके अलग अलग के वीडियो बनाए जाएं तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। आप ही की मेहनत है। नहीं, कोई बात नहीं, अपन ने करना ही, मैंने करना है क्या और यही सब कर रहे हैं, हाँ है ना। अच्छा, ये हमने अभी बीच में बाउंड्री क्रिएट करने की बात भी की थी, कि बाउंड्री क्रिएट करना इजी है। हाँ, पहले से यदि हम बात कर लें आपस में अपने रिलेशन में कि भाई ये है और मैं इस तरह से बिहेव कर रहा हूँ, इस तरह से तुम कर रहे हो, तो हमने अपनी ये चीज इस तरह निभानी है। तो पहले से ही बात करके समझदारी से जब चलते हैं ना, तो मुझे लगता है ये ठीक हो सकता है, ऐसी ऐसी बातें। प्रोटेक्टिव शील्ड तब करना है जब ऐसा फील हो कि कोई इस टाइप का पर्सन कम्युनिकेट कर रहे हो, तो तभी जरूरत है, वरना जरूरत नहीं है। इसकी शील्ड बना ली, इंस्टॉल हो गई है। जब जैसे बारिश आए तो छाते का यूज करना होता है, इसी तरह से जब जरूरत है कि हम किसी नेगेटिविटी में जा रहे हैं, भाई अपने आप को सेफ रखते हुए जाएं, तब इसकी जरूरत है। ये इंटीग्रेशन टेक्निक है। ये एनएलपी में कहा जाता है रिचुअल्स नहीं है, ये इंटीग्रेशन टेक्निक है। जब जरूरत है तब इनका यूज करना है। मैम मुझे अ, हाँ। हमारे ना सोसाइटी में से शब्दाली करके एक प्रोग्राम होता है हर महीने में, हम्म। स्टार्टिंग में। तो दो लेडीज होती हैं, वो कोई भी पुस्तक पढ़ के आते हैं और इन शॉर्ट में उस पुस्तक की समरी सुनाते हैं। तो अच्छा। नेक्स्ट टाइम मेरा टर्न है, तो ओ, मैं सोच रही थी कि मैं क्या एनएलपी के बारे में ही बताऊं क्या बिल्कुल ऐसा? बता दो, बहुत ही अच्छा रहेगा, ये तो सही मौका है। आप इसके कुछ मेन पॉइंट्स जो अपने अब तक सीखे हैं वही सब ले लोगे तो भी आपके पास बहुत कुछ है बोलने के लिए। तो आप मैम कैसी, आपकी हेल्प लगेगी, क्या लगेगा? आपकी हेल्प लगेगी। अच्छा, ओके। मतलब मैं किस तरीके से मतलब हाँ, ये बोलूं, कोई बात कैसे नहीं। शुरुआत करूं? कब कब है वो प्रोग्राम? ऐसे हम लेडीज होती सोसाइटी के फर्स्ट ट्यूसडे को होता है। तो अभी अच्छा, कल परसों हो गया, सेवन अच्छा, सेवन को हो गया। अच्छा। फ्री नहीं तो था ना हम हम्म। ऐसा कर लेंगे ना, एक दिन बात कर लेंगे तो उसमें अपन पॉइंट्स लिख लेंगे, ठीक है। हाँ, तो फिर मैं उसको लास्ट टाइम उनको मैंने आप बोल रेकी के सकते हो। बारे में बताया था पूरा। अच्छा किया। हाँ, हाँ। हाँ, आधे घंटे का पूरा मैंने रेकी के बारे में बता दिया था। साल में जैसे मेरा टर्न साल में एक ही बार आता है ना, तो हम्म। पिछली बार रेकी का बताया था, इस बार एनएलपी के बारे में बताते हैं कि क्या चीज है ये, क्यों सबको जरूरत है इस चीज की, ऐसा। वो आप बता दीजिएगा कैसे मैं शुरुआत करूं, कैसे मैं बोलूं करके। ठीक है, ठीक है। तो वैसे टाइम अपना 1 घंटे का तो हो गया है। जी अभी मैम। हम एक बात थोड़ी सी और देख लेते हैं कि कई बार क्या होता है कि रिपीटेडली कोई पर्सन ऐसा है जो उल्टा पुल्टा ही बोलता रहता है, हमारी स्टेट को चेंज कर देता है। क्या होता है कि बार बार कोई नेगेटिव बोलता होता है ना, तो बहुत जल्दी हम उससे परेशान भी होने लगते हैं कि भी क्या है, समझ नहीं आ रहा। अगर आपको हर 10-15 मिनट में कोई उल्टी बात बोलता रहता है, हर 10-15, आप किसी रिसोर्सफुल स्टेट में रहने की कोशिश कर रहे हो, आप सुबह सुबह उठे हो, अच्छा मूड है, और कोई ऐसे उल्टा पुल्टा बोल दे, तो क्या होता है, ऐसा लगता है जैसे हमारी तो प्रोडक्टिविटी खत्म हो गई है, ऐसा फील होने लगता है। तो काम का मूड है और दो चार बात
अच्छे अच्छे काम निपटाने हैं और इस तरह की कोई बात बोलने वाला आ जाए और हम हमारी स्टेट से नीचे आ जाए, तो इस तरह से ये करने वाला जो है नॉर्मली किसी भी टाइप का अगर कोई बंदा है, तो अगर कोई दोस्त है ऐसा जो आपको नेगेटिव बातें बताता रहता है, या जैसे ये कहे भी आपके बारे में किसी ने उल्टा पुल्टा कह दिया, तो ऐसे दोस्तों से तो वैसे ही दूरियां बनानी पड़ेगी, क्योंकि वो वास्तव में भले के लिए नहीं होते हैं, वो अंदर से कोई ना कोई जेलस फील कर रहे होते हैं। तो उसको ये कहा जा सकता है कि भी तू क्या दोस्त हुआ, लोग तेरे सामने मेरे बारे में बोल जाए तू के दोस्त थोड़ा ना है फिर मेरा। तो ऐसे दोस्तों से तो हमें वैसे ही किनारा करना होता है, क्योंकि वो हमारे लिए भले में नहीं है, वो हमारे जेलस में है। रियल फ्रेंड होगा तो वो बताएगा भी नहीं, वो अपने आप ही लड़के उनको ठीक कराएगा। दूसरी बात, जब आप और कहीं से भी सुनोगे फालतू की बात, ध्यान अपना मतलब अपना ध्यान जो है काम में लगाना है, ये सब छोटी 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 मोटी बातें हैं, इनको आपने छोड़ना है। अब एक ग्रुप में हो और 10 दोस्त हैं, एक ही जगह में हैं, एक जैसी पढ़ाई करेंगे, लिखाई करेंगे, कुछ अच्छा कोचिंग करेंगे, फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे, तो हो सकता है एनर्जी ऊपर चली जाए, ऑटोमेटिकली सिचुएशन भी अलग हो जाएगी, आपके सिचुएशन में दूसरे लोग आ जाएंगे, तो एनर्जी को रिजोनेट करते हैं ये लोग। इसीलिए है कि भी आप जब अपनी एनर्जी को हाई करते हैं, तो वो जो पहले वाले दोस्त हैं वो छूटते हैं, वो ये सोच के छूटते हैं कि अब इसके ये हमसे कुछ आगे निकल गया है, तो वो रिजोनेट नहीं कर पाते, हमेशा सेम एनर्जी वाले ही रिजोनेट कर पाते हैं। तो इसलिए भी लोग हमसे थोड़ा सा इस तरह से जेलसी करने लगते हैं। तो बस यही है कि भाई अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है रिश्तों में, तो हमें थोड़ा बाउंड्री क्रिएट करना आना चाहिए, एक दूसरे को पीआईपी समझ करके डील करना आना चाहिए, बीए को समझ के डील करना आना चाहिए। आप ये कह सकते हैं कि भी दूसरे व्यक्ति तो नहीं करेंगे ना, अब उन्होंने तो एनएलपी नहीं पढ़ा, उन्होंने तो ये नॉलेज नहीं लिया कि हमें कैसे निभाना है, तो जिसने लिया वो निभाए फिर। अगर वो मौका लगे, वो समझना चाहता हो तो उसको समझाए, ये भी हमारी ड्यूटी बनती है। कोई बात का हमें पता है तो हमें जरूर दूसरों को बता देनी चाहिए कि भाई ऐसा होता है। अगर वो समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है, उसकी भी लाइफ आसान हो जाएगी और हमारी भी आसान हो जाएगी। अपने सेल्फ वर्थ को जो है हमें कभी भी कम नहीं होने देना है, उसको बना के रखना है। और अपना सेल्फ वर्थ अपने लिए दूसरों से प्रमाणित प्रमाणित करवाने की जरूरत भी नहीं है। हम ही खुद अपना देखते रहें कि मैंने आज कल से अच्छा किया कि नहीं किया, मेरा हर दिन बेटर होना चाहिए। अगर लाइफ में हमें आगे बढ़ना है, हमें अपने आप को ही देखना है, अपने आप को ही जज करना है। कोई दूसरा क्या सर्टिफिकेट देगा हमें, हम खुद अपना सर्टिफिकेट बनाएं, अपनी चीजों को ठीक से यूटिलाइज करें, सही डिसीजन लें, किसी पे डिपेंड नहीं। तो इस तरह से हम आगे चलेंगे और अपने रिश्तों को भी ठीक करेंगे, अपनी लाइफ को भी, और आगे बढ़ते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल से फिर नया टॉपिक लेके आएंगे। जी। ठीक है। थैंक यू थैंक यू मैम, थैंक मैम। यू बहुत मैम। अच्छा वंडरफुल सेशन हाँ था हम्म। और काफी अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिल रही हैं आपके साथ। और ये सब आप सब साथ दे रहे हो तो अपन करते जा रहे हैं, रिवीजन नहीं भी नहीं, कर आप रहे सिखा रहे हो तभी हम आ रहे हैं। हैं। हम्म। चलो कुछ ना कुछ सीखने को ही मिल रहा है। चलो चलो मैम ठीक। अपनी गलतियां भी पता चलता है, ऐसा नहीं है। हाँ हाँ हाँ, हाँ इसमें बिल्कुल अपना भी चलता पता है, चलता ये है यही तो है हम कहाँ सेल्फ, पर हैं। तभी तो हाँ। इसको सेल्फ कोचिंग प्रोसेस कहा है इन्होंने। हाँ हम्म। हाँ है? हाँ अब हाँ। आगे में एक नया टॉपिक जो नया आने वाला वो है प्रोकास्टिनेशन को कैसे हम किल करें, क्योंकि मोस्टली लोगों की आदत है प्रोकास्टिनेट करने की। काम हमारे सामने है, सब कुछ समझ आ गया, फिर भी हम क्या कहेंगे, चलो कोई बात नहीं कल कर लेंगे। ये जो शब्द है हाँ। ना, ये हमारी जिंदगी में हमारी उन्नति को रोकने के लिए सबसे बड़ा बाधा है। तो किल प्रोकास्टिनेशन पे टॉपिक है अब अगला, तो वो हम कल करेंगे। ठीक है। आज हम्म। ठीक सभी है। का धन्यवाद। थैंक यू मैम। ओके मैम।